So in this lecture we will study about neuromuscular blocking agents. तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। तो हमारे पास जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या काम करते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं। तो अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या चीज़ है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स होते हैं और जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स हमारे स्केलेटल मसल्स तक मैसेजेस लेके आते हैं, उनके बीच में जो हमारे पास जंक्शन होता है उस जंक्शन को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? जंक्शन बिटवीन मोटर एंड स्केलेटल मसल इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोलते हैं और हमारे पास उसके अलावा मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं। अब जो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स का टाइप है। हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं, मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स और निकोटिनिक रिसेप्टर्स। और जो ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स है ये स्पेसिफिकली हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। तो जितनी भी हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, वो हमारे पास उनको जो मीडिएट करता है न्यूरोट्रांसमीटर, वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है? एसिटाइलकोलिन। So all the nerve impulses of the neuromuscular junction are mediated by acetylcholine neurotransmitter. अभी हमारे पास जो हमारा एसिटाइलकोलिन है, हमारे पास ये कैसे एक्ट करता है? तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर हमारे पास मेजरली जो हमारे स्केलेटल मसल की रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेसेस होते हैं वो हमारे पास प्रोग्रेस होते हैं। तो जो एसिटाइलकोलिन है वो हमारे पास रिसेप्टर्स पे जाके ज्वाइन करता है। फिर उसके बाद हमारे पास परमेबिलिटी जो है सोडियम और पोटेशियम आयंस की, उसको हमारे पास इंक्रीज कर देता है। जब हमारे पास सोडियम और पोटेशियम आयंस की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तब क्या होता है, हमारे पास जो हमारा स्केलेटल मसल का मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर डीपोलराइजेशन हो जाती है। और डीपोलराइजेशन होने की वजह से हमारे पास मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और एक बार जब हमारे पास मसल जो कॉन्ट्रैक्ट कर गया तब क्या होता है, एसिटाइलकोलिन जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम के थ्रू, और हमारे पास वापस से डीपोलराइजेशन हो जाती है और हमारा जो मसल होता है वो रेडी हो जाता है अगले एक्शन पोटेंशियल या अगले नर्व स्टिमुलस के लिए। अब हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे मसल्स हैं वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या हेल्प कर रहा है उन्हें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? एसिटाइलकोलिन। तो अभी हमारे पास जो हमारी ड्रग्स एसिटाइलकोलिन का जो एक्शन है निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर, उसको ब्लॉक कर सकेंगी, वो ड्रग्स हमारे पास क्या होंगी? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। The drugs which can block the effect of acetylcholine and can produce flaccid paralysis of voluntary muscles are called neuromuscular blocking agents और muscle relaxants. तो हमारे जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग, अब हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स जो है वो क्या ब्लॉक करते हैं? एसिटाइलकोलिन का एक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। तो जब हमारे पास एसिटाइलकोलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? हमारे पास एसिटाइलकोलिन जब ब्लॉक नहीं होता तब हमारे पास एसिटाइलकोलिन क्या इफेक्ट शो करता है? वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो हमारे पास जो हमारी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स होंगे वो क्या करेंगे? हमारे पास इस कॉन्ट्रैक्शन को हमारे पास एसिटाइलकोलिन इनहिबिट हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट हो जाएगी, और कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट हो जाएगी तो हमारा जो स्केलेटल मसल होगा वो क्या करना स्टार्ट कर देगा? वो हमारे पास रिलैक्स हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा? स्केलेटल मसल्स की पैरालिसिस हो जाएगी, जो हमारे वॉलंटरी मसल्स हैं उनकी पैरालिसिस हो जाएगी। अब जो ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं वो हमारे पास ब्लॉक कर सकते हैं, उनका जो हमारे पास इफेक्ट है हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स का, जो हमारे पास स्केलेटल मसल को रिलैक्स करने का हमारे पास प्रॉपर्टी है,
उसको हम रिवर्स कर सकते हैं विद द यूज ऑफ नियोसिग्मिन ड्रग। बेसिकली हमारे पास जो ये एंटीकोलिन एस्ट्रेज ड्रग है नियोसिग्मिन, वो क्या करते हैं, हमारे पास एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है उसको इंक्रीज कर देती है। और जब हमारे पास एसिटाइलकोलिन का जो लेवल इंक्रीज हो जाता है तब हमारे पास जो इफेक्ट होता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स का वो हमारे पास डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। अभी कैसे होगा, जो नियोसिग्मिन ड्रग है वो हमारे पास एंटी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है। तो जब हमारे पास अब जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम होती है वो हमारे पास किससे रिस्पॉन्सिबल होती है, वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है एसिटाइलकोलिन का, हमारे पास एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस या एसिटाइलकोलिन के मेटाबोलाइजेशन के लिए। तो जब ये एंजाइम हमारे पास इनहिबिट हो जाएगी तब हमारे पास क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारे पास एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जब हमारे पास एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ना इंक्रीज हो जाएगा तब हमारे पास क्या होगा, जो इफेक्ट है एसिटाइलकोलिन का वो इंक्रीज हो जाएगा और हमारे पास जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर जाएगा दोबारा से। अब जो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं वो हमारे पास यूजफुल होते हैं मसल को पैरालाइज करने के लिए एनेस्थीसिया के टाइम पे। तो जब हम किसी अगर पेशेंट को एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो उस पे एनेस्थीसिया के टाइम पे हमारे पास हम क्या चाहते हैं, अगर हमने कोई एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो हम सर्जरी के लिए दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो स्केलेटल मसल्स है वो हमारे पास पेशेंट के रिलैक्स्ड रहे, इसलिए हम जनरल एनेस्थीसिया के साथ एडजंक्ट में हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स देते हैं। अभी जो हमारे पास हमारे मसल्स को रिलैक्स करने की प्रॉपर्टी है ये हमारे पास जनरल एनेस्थेटिक्स के अंदर भी होती है, लेकिन जनरल एनेस्थेटिक्स का हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डोज चाहिए होता है टू प्रोड्यूस मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी। और अगर हम ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर देते हैं तो जनरल एनेस्थेटिक को, तो हमारे पास हार्मफुल या टॉक्सिक इफेक्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से हम जो हम लार्ज डोजेज ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो हम यूज़ नहीं करते ताकि हमारे पास टॉक्सिक या हार्मफुल इफेक्ट्स ना आए पेशेंट के अंदर। अभी नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हमारे जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं वो हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे पास मेजर 2 क्लासेस हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स की, और ये क्लासेस हैं हमारे पास। सबसे पहली क्लास है नॉन डीपोलराइजिंग कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। अब नॉन डीपोलराइजिंग या फिर कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर एजेंट्स का क्या मतलब है, हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तब हमने क्या पढ़ा था कि जो एसिटाइलकोलिन होता है ACH, ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास परमेबिलिटी इंक्रीज करता है सोडियम और पोटेशियम आयंस की। और जब हमारे पास परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तब भी हमारे पास क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाती है मेम्ब्रेन की। और ये डीपोलराइजेशन की वजह से ही हमारा जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। तो अभी हमारे जो ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं इनको हम और भी क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं मसल रिलैक्सेंट्स। तो ये हमारे पास मसल्स को कैसे रिलैक्स करेंगे, हमारे पास जो ये डीपोलराइजेशन की वजह से मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, इस डीपोलराइजेशन प्रोसेस को हमारे पास स्टॉप करवा देंगे ताकि हमारे पास जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो फर्दर हमारे पास स्टॉप हो जाए। हमारे पास जो एजेंट्स होते हैं वो हमारे पास नॉन डीपोलराइजिंग कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो मेन एजेंट आता है दैट इज D-ट्यूबोक्यूरारिन। D-ट्यूबोक्यूरारिन हमारे पास प्रोटोटाइप है इस क्लास का। D-ट्यूबोक्यूरारिन, पैनक्यूरोनियम, गैलामाइन, एड्राक्यूरियम, नीवाक्यूरियम, रोरक्यूरियम, पाइपक्यूरियम और नीवाक्यूरियम, ये सारे हमारे पास ड्रग्स हैं जो ये नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के अंदर या फिर कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है दैट इज डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। अब डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास डेकामेथोनियम और सक्सिनाइलकोलिन एजेंट्स
आते हैं। ये जो दोनों हमारे पास एजेंट्स हैं, ये हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से हमारे पास एक्ट करते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो हमारे पास क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में कि इनका हमारे पास क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो कॉम्पिटिटिव ब्लॉक हमारे पास नाम से क्लियर है। कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स क्या करेंगे, हमारे पास ये जो ड्रग्स हैं, डी ट्यूबोक्यूरारियम है, हमारे पास एट्राक्यूरारियम है, हमारे पास मीवाक्यूरारियम है, हमारे पास गैलामाइन है, पैनक्यूरोनियम है, ये जो सारी ड्रग्स हैं ये हमारे पास कंपीट करती है एसिटाइलकोलिन के साथ निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर। जो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ कंपीट करती है हमारी जो ड्रग्स हैं, डी ट्यूबोक्यूरारियम है, गैलामाइन है। और जब ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन के साथ कंपीट करती है तब ये क्या करते हैं, हमारे पास बाइंड कर जाती है निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर। जब हमारी ड्रग निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर जाएगी तब वो क्या करेगी, हमारे पास जो ये डीपोलराइजेशन कर रहा था एसिटाइलकोलिन उसको प्रिवेंट कर देगी। और हमारे पास जब डीपोलराइजेशन प्रिवेंट हो जाएगी तब हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट हो जाएगी। और मसल कॉन्ट्रैक्शन के प्रिवेंट होने पे क्या हो जाएगा, हमारे पास मसल्स की पैरालिसिस हो जाएगी और हमारे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। So, what is the mechanism of action of competitive neuromuscular blocking agents? Competitive neuromuscular blocking agents compete with acetylcholine at the nicotinic cholinergic receptors, and once they bind to the nicotinic cholinergic receptors, they inhibit or prevent the depolarization of the sarcoplasma of the skeletal muscle, and after they prevent the depolarization they produce a flaccid paralysis of the muscle। तो क्या क्या होता है हमारे पास, जो कॉम्पिटिटिव ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन के साथ कॉम्पीट करते हैं, एसिटाइलकोलिन को बाइंड नहीं करने देते, हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ खुद बाइंड कर जाते हैं। जब ये रिसेप्टर्स हमारे पास खुद बाइंड करते हैं निकोटिनिक हमारे पास रिसेप्टर्स के साथ, तब क्या होता है, हमारे पास डीपोलराइजेशन प्रिवेंट हो जाती है और डीपोलराइजेशन प्रिवेंट होने की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट हो जाती है और हमारे पास पैरालिसिस प्रोड्यूस होता है। अब हमारे पास जो ये कॉम्पिटिटिव या नॉन डीपोलराइजिंग हमारे पास जो एजेंट्स हैं इनके अंदर वन ऑफ द थिंग जो इम्पोर्टेंट है दैट इज कि जो ये हमारे पास इफेक्ट है नॉन डिपोलराइजिंग या कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का, ये हमारे पास रिवर्स किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो अगर हम एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे तो हमारे ये जो एजेंट्स हैं ये कॉम्पिटिशन हार जाएंगे और हमारे पास एसिटाइलकोलिन बाइंड कर जाएगा। और जब एसिटाइलकोलिन बाइंड कर जाएगा तब हमारे पास क्या होगा, डिपोलराइजेशन होकर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब एसिटाइलकोलिन या तो हम डायरेक्टली एसिटाइलकोलिन दे सकते हैं या फिर हम एंटी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस ड्रग्स जो है नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन टाइप्स, हम ये ड्रग्स दे सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये है हमारे पास डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। अब जो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास ड्रग्स आती हैं डेकामिथोनियम और सक्सिनाइलकोलिन। तो डेकामिथोनियम और सक्सिनाइलकोलिन हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास मिमिक करती है एसिटाइलकोलिन का एक्शन। तो हमारे पास ये क्या करती है, ये ड्रग्स हमारे पास जाके हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर जाएंगी। जब हमारे पास सक्सिनाइलकोलिन और डेकामिथोनियम हमारे पास बाइंड कर जाएगी हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ, जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास क्या करेंगी, एसिटाइलकोलिन का जो एक्शन है उसको मिमिक करेंगे, बिल्कुल सेम हमारे पास क्या करेंगी, एसिटाइलकोलिन की तरह परमेबिलिटी इंक्रीज करवा देंगी। परमेबिलिटी इंक्रीज करा के हमारे पास डीपोलराइजेशन जो है वो हमारे पास करवा देंगी। डीपोलराइजेशन करवाने के बाद हमारे पास ये क्या करेंगी, मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा देंगी। लेकिन इनका जो हमारे पास इफेक्ट है वो हमारे पास स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट कैसे आता है,
ये हमारे पास एजेंट्स क्या करते हैं, ये हमारे पास परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन करवा देते हैं, यानी कि एक बार अगर उन्होंने डीपोलराइजेशन करवा दी तो हमारे पास, हमने जब इनिशियली पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास क्या होता है, एसिटाइलकोलिन जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है और हमारा जो मसल होता है वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन जो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स हैं ये क्या करते हैं, जो डीपोलराइजेशन करवाते हैं मसल्स की वो हमारे पास परमानेंट या परसिस्टेंट या लॉन्ग टाइम के लिए करवाते हैं और हमारा जो स्केलेटल मसल होता है उसके अंदर फटीग आ जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे पास इनिशियली तो हमारे पास मसल ट्विचिंग होगी और हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होगी, लेकिन हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्दर जो रिस्पॉन्स है एसिटाइलकोलिन का वो प्रिवेंट हो जाएगा और हमारे पास फर्दर एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा स्केलेटल मसल्स का। सो हमारे पास डीपोलराइजिंग एजेंट्स कैसे एक्ट करती है, सक्सिनाइलकोलिन एंड डेकामेथोनियम act by mimicking acetylcholine and block by depolarizing the postsynaptic membrane, which causes spontaneous twitching of muscle, but there is no immediate hydrolysis of the succinylcholine or decamethonium, and which prevent the further response of acetylcholine, which leads to paralysis or relaxation of स्केलेटल मसल। सो हमारे पास क्या करती है, जो हमारे डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स है, डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स हमारे पास एसिटाइलकोलिन का एक्शन बिल्कुल मिमिक करती है, एक्शन मिमिक करके हमारे पास डीपोलराइजेशन करवा के मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा देती है और जब हमारे पास मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो एक टाइम के बाद जो मसल है उसमें फटीग आने लग जाती है और हमारे पास क्या होता है, एसिटाइलकोलिन जो है वो फर्दर उसका रिस्पॉन्स नहीं आ सकता और हमारे पास एसिटाइलकोलिन का जब रिस्पॉन्स हमारे पास फिनिश हो जाता है तब हमारे पास पैरालिसिस कॉज होता है स्केलेटल मसल्स का या रिलैक्सेशन कॉज होती है स्केलेटल मसल्स की। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इंडिविजुअल एजेंट्स के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट डी ट्यूबोक्युरारिन। डी ट्यूबोक्युरारिन जो एजेंट है ये हमारे पास वन ऑफ द हमारे पास प्रोटोटाइप्स है। अब जो डी ट्यूबोक्युरारिन एजेंट होता है ये हमारे पास इनिशियली यूज किया जाता था एनिमल्स को हंट करने के लिए। सो डी ट्यूबोक्युरारिन वाज यूज्ड फॉर हंटिंग एनिमल्स। हमारे पास एक एजेंट आता है विच इज क्यूरारे बोलते हैं जिसको। सो पहले हमारे पास जो डी ट्यूबोक्युरारिन है वो हमारे पास क्यूरारे से हमारे पास ऑब्टेन हुआ है। तो डी ट्यूबोक्युरारिन हमारे पास एनिमल्स को हंट करने के लिए यूज किया जाता था। अब जो हमारे पुराने पूर्वज थे वो जब तीरंदाज हमारे पास क्या करते थे, वो जो हमारे पास एरो होती है या तीर होता है उसके ऊपर डी ट्यूबोक्युरारिन लगाते थे और हमारे पास शूट करते थे एनिमल को। जब वो एनिमल को शूट करते थे क्या होता है, स्केलेटल मसल्स होते हैं वो हमारे पास पैरालाइज हो जाते हैं और एनिमल जो है वो फर्दर मूव नहीं कर पाता और हमारे पास जो एनिमल की हंटिंग होती है वो हमारे पास जो एनिमल को कंट्रोल करना होता है वो ईजियर हो जाता है क्योंकि एनिमल मूव नहीं कर पाता। आजकल के सिनारियो में हमारे पास मसल्स को पैरालाइज करने के लिए हम डी ट्यूबोक्युरारिन यूज करते हैं। अब जो डी ट्यूबोक्युरारिन होता है इसका हमारे पास, अगर हम डी ट्यूबोक्युरारिन यूज कर रहे हैं तो ये जो एजेंट है ये हमारे पास ऑरली एब्जॉर्ब नहीं होता, इसकी वजह से हमारे पास इसको इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है और हमारे पास जो डी ट्यूबोक्युरारिन का इफेक्ट है वो हमारे पास 3 से 4 मिनट के अंदर अपीयर हो जाता है। अब जो हमारे पास डी ट्यूबोक्युरारिन है आईवी देने की वजह से हमारे पास इसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल्स पे नहीं आता, हमारे पास और भी एरियाज पे हमारे पास इफेक्ट आता है डी ट्यूबोक्युरारिन का। तो क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं हमारे पास स्केलेटल मसल पे, हमारे पास क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, स्केलेटल मसल्स पे हमारे पास ये पैरालिसिस कर देता है। इनिशियली हमारे पास फेस, नेक, आईज, फैरिंग्स, फिंगर्स और हमारे पास टोज हमारे इफेक्ट होते हैं और उसके बाद हमारे पास लिम्स इफेक्ट होते हैं, एब्डोमेन इफेक्ट होता है, चेस्ट इफेक्ट होता है और
हमारा ट्रंक अफेक्ट होता है, और लास्टली हमारे पास डायफ्राम इफेक्ट होता है। और जो हमारे पास रिकवरी होती है मसल रिलैक्सेंट या मसल पैरालिसिस से, वो भी हमारे पास इसी फॉर्म के अंदर होती है। पहले हमारे पास डायफ्राम रिकवर करता है, फिर हमारे पास चेस्ट, ट्रंक, एब्डोमेन और लेग्स और हमारे आर्म्स रिकवर करती हैं। लास्टली हमारे पास फेस, नेक, आईज, फैरिंग्स, फिंगर्स और टोज हमारे पास रिकवर करते हैं। हमारे पास इसके अलावा सीएनएस पे कोई इफेक्ट नहीं होता ट्यूबोक्युरारिन का, क्योंकि जो हमारा डी ट्यूबोक्युरारिन है वो हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। हमारे पास ऑटोनोमिक गैंग्लिया के ऊपर इफेक्ट होता है, जो डी ट्यूबोक्युरारिन है या फिर हमारे जो डीपोलराइजिंग एजेंट्स हैं, ये हमारे पास ब्लॉक कर देते हैं हमारे ऑटोनोमिक गैंग्लिया को। अब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो डी ट्यूबोक्युरारिन का आता है, दैट इज कि हमारे पास डी ट्यूबोक्युरारिन हिस्टामिन का रिलीज जो है उसको इंक्रीज कर देता है। हमारे पास हिस्टामिन रिलीज करवाता है। अब जो हिस्टामिन हमारे पास एलर्जीज के टाइम पे हमारे पास हिस्टामिन रिलीज होता है, और हमारे पास हिस्टामिन के रिलीज की वजह से क्या होता है, हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल कर जाता है, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन कॉज होता है, और हमारे पास ब्रोंकोस्पैज्म्स कॉज होते हैं हिस्टामिन के रिलीज से। उसके अलावा हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर और रेस्पिरेशन के ऊपर हमारे पास नॉर्मल डोजेस के अंदर डी ट्यूबोक्युरारिन इफेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन लार्ज डोजेस के अंदर हमारे पास जो डायफ्राम होता है और जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं उनकी पैरालिसिस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसके अंदर हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव इलियस हमारे पास कॉज कर सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव इलियस होता है हमारे पास जब एटोनी हो जाती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। या एटोनी का क्या मतलब होता है, हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, हमारी ईसोफेगस है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इन सारे ऑर्गन्स के अंदर हमारे पास पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होती है। हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो अपने आप को फोल्ड और अनफोल्ड करते हैं, और हमारे पास जो फूड होता है उसकी फर्दर हमारे पास प्रोग्रेशन होती है। तो ये जो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट है ये हमारे पास स्मूथ मसल्स के मूव करने की वजह से होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे पास डी ट्यूबोक्युरारिन है वो स्मूथ मसल्स को भी पैरालाइज कर देता है और एटोनी हो जाती है, हमारे पास कोई मूवमेंट नहीं होती हमारे जीआई ट्रैक्ट के जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर। अब इनमें से हमारे पास जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो कौन से हैं, हिस्टामिन की रिलीज की वजह से जो हमारे पास हाइपोटेंशन या फॉल इन बीपी कॉज होता है और ब्रोंकोस्पैज्म्स कॉज होते हैं। और उसके अलावा हमारे पास रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस होते हैं डी ट्यूबोक्युरारिन के यूज के साथ, ये हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स में आता है। अब इस डी ट्यूबोक्युरारिन हमारे पास मेन एजेंट है, इसके अलावा भी हमारे पास एजेंट्स हैं जैसे कि गैलामाइन और पैनक्यूरोनियम। अब जो गैलामाइन और पैनक्यूरोनियम है, गैलामाइन जो एजेंट है हमारे पास ये एक सिंथेटिक एजेंट होता है, डी ट्यूबोक्युरारिन की तरह एक्ट करता है हमारे पास, लेकिन फर्क क्या होता है, इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो हमारे पास रैपिड होता है, लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो हमारे पास शॉर्ट होता है। अब हमारे पास क्या एडवांटेज है गैलामाइन का ओवर डी ट्यूबोक्युरारिन। जो गैलामाइन है ये हमारे पास हिस्टामिन का रिलीज नहीं करवाता, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपोटेंशन जैसी कंडीशंस नहीं होती, और ऑटोनोमिक गैंग्लिया को भी ब्लॉक नहीं करता। लेकिन हमारे पास जो गैलामाइन है ये हमारे पास ब्लॉक करता है M2 रिसेप्टर्स जो हार्ट के होते हैं उनको, और जिसकी वजह से हमारे पास नॉरएड्रेनालिन का रिलीज इंक्रीज हो जाता है जब हमारे पास M2 रिसेप्टर्स ब्लॉक होते हैं, और नॉरएड्रेनालिन के रिलीज की वजह से हमारे पास टैकीकार्डिया कॉज होता है पेशेंट्स के अंदर। और हमारे पास जो गैलामाइन एजेंट है, गैलामाइन हमारे पास प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाता है, इसकी वजह से हमारे पास इसका जो डोज है वो हमारे पास बहुत कम रखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एजेंट आता है दैट इज पैनक्यूरोनियम। अब जो पैनक्यूरोनियम एजेंट है ये हमारे पास एक स्टेरॉइडल कंपाउंड है। पैनक्यूरोनियम हमारे पास 5 टाइम्स
टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपैरिजन टू डी ट्यूबोक्यूरारिन। और जो हमारे पास पैनक्यूरोनियम होता है ये भी हमारे पास हिस्टामिन रिलीज नहीं करवाता और ना ही ये हमारे पास ब्लॉक करता है ऑटोनोमिक गैंग्लिया को, लेकिन पैनक्यूरोनियम जो है ये हमारे पास टैकीकार्डिया कॉज करता है M2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके। और हमारे पास जो पैनक्यूरोनियम एजेंट है वो इनिशियली हमारे पास 60 to 40 माइक्रोग्राम पर केजी की डोज में यूज किया जाता है फॉर इनिशियल इंट्यूबेशन, और सेकेंडली हमारे पास इसकी डोज जो है वो बाद में 30 to 40 माइक्रोग्राम पर केजी तक हमारे पास डिक्रीज कर सकते हैं हम, तो इसका इफेक्ट को कांस्टेंट प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रखने के लिए। इस क्लास के अंदर हमने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो हमारे पास एजेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।